बच्चों, स्वागत है आपका सर्वज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा श्वसन चैप्टर चल रहा है और श्वसन का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्वसन के की क्रिया विधि के श्वसन की जो क्रिया है, पौधे जो श्वसन करते हैं उसकी किस प्रकार क्रिया होती है, किस तरीके से वो अपने श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसी टॉपिक पे लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, श्वसन की क्रिया विधि। मतलब श्वसन किस प्रकार पूर्ण होता है, कितने चरणों में पूरा होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बात कही थी कि श्वसन दो प्रकार से होता है, वायवीय और अवायवीय, जिसे हमने ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन नाम दिया था। तो उन दोनों प्रकार के श्वसन में किस प्रकार से क्रिया होती है उस बात पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है श्वसन की क्रिया विधि। तो याद रखना, हमने बोला था कि श्वसन दो तरह का होता है, एक तो वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय श्वसन होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में जो प्रथम पद होता है वो पूर्णतः समान होता है। मतलब चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, मतलब ऑक्सी श्वसन हो या अनॉक्सी श्वसन हो, दोनों ही प्रकार के श्वसन में जो पहला पद होता है वो पूर्णतः कैसा रहता है, समान होता है। ठीक है, जिस पद को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, उसे ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जिस साइकिल को हमने एक्सप्लेन कर रखा है वो ग्लाइकोलिसिस ही है। तो चलो आगे देखते हैं। पहले तो फर्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है कि चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों ही प्रकार के श्वसन में प्रथम पद जो होता है वो पूर्णतः क्या रहता है, समान होता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आगे देखते हैं। किंतु जो वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय तो ग्लाइकोलिसिस पे जाके खत्म हो जाता है, किंतु जो वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन, जो उच्च कोटि के जितने भी पादप होते हैं, समस्त पादप समुदाय जो ऑक्सी श्वसन करते हैं, तो जो वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन होता है वो इस ग्लाइकोलिसिस चक्र के या ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस के आगे भी होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। सॉरी, यहाँ पे अवायवीय नहीं वायवीय आएगा। तो जो वायवीय साइकिल होता है वो एक स्टेप आगे चलता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है उसमें क्रेब्स चक्र पूरा होता है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना हमें, वायवीय और अवायवीय का प्रथम चरण जो होता है वो समान होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। किंतु वायवीय श्वसन के अंदर ग्लाइकोलिसिस के बाद अगला चरण कौन सा आता है, क्रेब्स चक्र आता है। हालांकि ये बात भी है आगे की, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स में जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें हम ईटीएस साइकिल में आगे जाके मतलब उसमें भेज दिया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे आपको देखना है, तो मतलब हम पहले कॉमन साइकिल की बात करने वाले हैं। पहले कॉमन चक्र आने वाला है, वो कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस। तो पहले ग्लाइकोलिसिस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ग्लाइकोलिसिस चक्र है, ग्लाइकोलिसिस चक्र के बारे में सबसे पहले या इसके बारे में हमें किसने बताया था, एक तो एम्बडन ने, मेयरहॉफ ने और पार्नस ने। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस के बारे में हमें समझाया था। इसलिए इस ग्लाइकोलिसिस चक्र को हम ईएमपी पाथ के नाम से भी जानते हैं। ईएमपी पाथ, ईएमपी इन्हीं के नामों के ऊपर है। ई का मतलब क्या, एम्बडन, एम मतलब मेयरहॉफ और पी मतलब पार्नस। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पे इस ग्लाइकोलिसिस चक्र को या ग्लाइकोलिसिस साइकिल को हम ईएमपी पाथ या ईएमपी पाथवे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। पहले इस ग्लाइकोलिसिस को समझने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बात पढ़ते हैं। देखो, ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ये एक प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया है, एक तरीके से श्रृंखला के रूप में ये चलता है। इस क्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आ रही है? इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में ऑक्सीजन की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दूसरी बात, इस पूरे ग्लाइकोलिसिस चक्र में अंत में हमें दो पायरुविक अम्ल का क्या करना है, निर्माण करना है। हमें नहीं, मतलब पौधे इस पूरी प्रोसेस में प्रथम जो ग्लूकोज होता है, जो कि हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज बनाया था, उस ग्लूकोज के जरिए हम अंत में इस ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से दो पायरुविक अम्ल का क्या होगा, निर्माण होगा। मतलब पायरुविक अम्ल के दो अणु का क्या होगा, निर्माण होगा। अगली बात, ये पूरी क्रिया जो होगी जो कोशिका द्रव में पूर्ण होगी। ये संपूर्ण क्रिया जो है ये कहां पूरी होगी, कोशिका द्रव में पूरी होगी। इस पूरी क्रिया में देखना, इस पूरी क्रिया में 4 एटीपी तथा 2 NADPH2 का निर्माण होगा। इस पूरी प्रोसेस में 4 एटीपी और 2 NADPH2 का क्या होगा, निर्माण होगा। किंतु उसमें 2 एटीपी क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ,
2 एटीपी का शुद्ध लाभ और 2 NADPH2 का क्या होगा, शुद्ध लाभ होगा। अब इसके बारे में हम और डिटेल अभी इस पूरे साइकिल को समझने की बात करेंगे। तो आपको मेन बात ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्या याद रखनी है, देखो सुनो पहले बात, श्वसन की जो क्रिया विधि है, श्वसन की क्रिया विधि वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दो प्रकार के श्वसन हमने पढ़े। तो उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है ना, वो क्रिया पहले चरण में तो दोनों में समान ही होती है। चाहे अवायवीय श्वसन की क्रिया विधि समझे तब भी आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, और वायवीय श्वसन के बारे में पूछे तब भी आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, क्योंकि दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस होना है। ठीक है, एक समान होता है। किंतु जब वायवीय की बात करेंगे तो वो ग्लाइकोलिसिस से एक कदम आगे चल जाएगा, क्रेब्स तक। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो चक्र है ये कॉमन है दोनों में। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी ने बताया था, एम्डमन और मेयरहोफ और पार्नस ने, इसलिए इसको ईएमपी पाथ के नाम से भी जाना जाता है। एक और कॉमन बात बता देता हूं जो मैंने नोट नहीं कर रखी, सीधी सी बात है कि ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है। ग्लाइकोलिसिस कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें दो वर्ड है, एक तो लिसिस वाला वर्ड जिसको लाइसिस बोल रहे हैं, और एक ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोज मतलब कौन? शर्करा। ठीक है ना। और लाइसिस का मतलब होता है विघटन, तोड़ना। ठीक है ना। तो शर्करा का विघटन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है आपको। तो चलो हम लोग ग्लाइकोलिसिस साइकिल स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो ये जो पूरी साइकिल है, इस पूरी साइकिल पे समझने के लिए आपको बहुत अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिक के द्वारा भी समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको ना जनरली याद रखना, जनरली समझ रखना ज्यादा अच्छा रहता है विदाउट ट्रिक के। तो देखो क्या करना है अपने को, प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी क्रिया है, उस पूरी क्रिया में हमने अंत में ग्लूकोज बनाया। उस ग्लूकोज का जब पाचन होने की प्रोसेस है, या विघटन होने लगा, ऑक्सीकरण की जब प्रोसेस आई, तो ऑक्सीकरण में सबसे पहले जो क्रिया होती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है, और उस विघटन से अंत में हमें पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये पायरुविक अम्ल के निर्माण के पहले की सारी प्रोसेस है। देखो ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है ये 10 चरणों में पूरा हो रहा है। कितने स्टेप में पूरा हो रहा है? 10 स्टेप में पूरा हो रहा है, 10 चरणों में पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या होता है इसमें? सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, जो कि 6 कार्बन वाला है, ये ग्लूकोज एक एंजाइम के द्वारा, कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ये भी 6 कार्बन वाला है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट वापस से आगे फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम के माध्यम से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। हालांकि ये होता कैसे, इसकी प्रोसेस देखना। क्या होता है, जब ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है इस एंजाइम के जरिए, तब क्या होता है, ये जो एटीपी होता है, जो मैंने कहा ना एटीपी खर्च होते हैं, तो पहला एटीपी क्या करता है, अपना एक फास्फेट किसको दे देता है? इसको। समझ में आ रही? तो जब अपना एक फास्फेट इसे देगा, तब ये क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 मतलब 6 नंबर के कार्बन पर क्या होगा? फास्फेट वो आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 6 नंबर के कार्बन पर फास्फेट आकर क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। इसलिए क्या बना? ग्लूकोज 6 फास्फेट। बात समझ में आ रही है? जो कि क्या है, ये कहीं ग्लूकोज ही है, बस उसका 6 फास्फेट बन गया। 6 नंबर पे आके कौन जुड़ गया? फास्फेट जुड़ गया। बात सीधी सी क्लियर हो रही है? वैसे अब क्या हुआ, आगे वापस वही ग्लूकोज काय में बदल जाएगा? फ्रक्टोज में बदल जाएगा। कौन से एंजाइम से? फास्फोहेक्सो आइसोमरेज के द्वारा काय में बदल जाएगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ये भी 6 कार्बन वाला है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट, जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, देखो 1,6 डाइफास्फेट आया, 6 फास्फेट तो चल ही रहा था, यहां पर भी एक एटीपी से फिर वापस फास्फेट दिया जाएगा, मतलब ये टूटेगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये कोर फास्फेट इसे दे देगा। जब ये फास्फेट इसे देगा तो वो पहले नंबर के कार्बन पे चली जाएगी। समझ में आ रही है? तो इसलिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट अब बन जाएगा 1,6, एक फास्फेट तो था ही सही, एक और आ गया तो हो गया 1,6 डाइफास्फेट। ये भी 6 कार्बन वाला है। तो पहले यहां तक की प्रोसेस को कंप्लीट करो। क्या हुआ, ग्लूकोज था, ग्लूकोज को एक फास्फेट मिला जो 6 नंबर पे जुड़ा, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट तो था ही सही, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटा। ग्लूकोज किस में टूटा? फ्रक्टोज में टूटा। तो फ्रक्टोज में एंजाइम बाद में अपन एक साथ देख लेंगे। ग्लूकोज जब फ्रक्टोज में टूटा, अब फ्रक्टोज को, जो कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट था ही सही,
अब इसमें वापस से एटीपी ने एक पी और दे दिया, एटीपी से एडीपी बन गया। ठीक है, ट्राईफास्फेट डाईफास्फेट मतलब एक फास्फेट इसको दे दिया। तो एक फास्फेट जब वापस आया तो पहले से एक था, एक और आ गया तो डाईफास्फेट हो गया। पहले वाला तो 6 पे था, जो वापस आया वो कहां है, 1 पे। तो इसलिए क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट। ये भी कितना है, 6 कार्बन वाला। ठीक है, तो पहली प्रोसेस हुई थी हेक्सोकाइनेज एंजाइम से, दूसरी हो रही है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज से, और तीसरा जो फ्रक्टोज वापस 1,6 डाइफास्फेट में हुआ, ये कैसे हुई, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज से। ठीक है, तो यहां तक की प्रोसेस है कंप्लीट हुई। अब क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट है, ये एल्डोज एंजाइम के द्वारा ये काइन में बदल जाएगा फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, मतलब 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में 2 अणु बना रहे हैं। देखो, एक तो बन रहा है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, दूसरा क्या बन रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये भी 3 कार्बन वाला, ये भी 3 कार्बन वाला, चूंकि ऊपर से 6 कार्बन चले आ रहे थे, तो एक मॉलिक्यूल इसका बना 3 कार्बन वाला, एक इसका बन गया 3 कार्बन वाला, जिसको सिंपली हम पीजीएल बोल रहे हैं, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, पीजीएल फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है ना, तो फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और एक तरफ कौन है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जिसको पागल और ढप के नाम से जान सकते हो तुम जनरली। ठीक है, तो इसके एक एक मॉलिक्यूल बनेंगे 3-3 कार्बन वाले। ये वाली प्रोसेस कैसे हुई, असल में क्या होता है, ये जब ये वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है, तो उसी समय ये वापस इसे बना देता है। ये प्रोसेस जनरली क्या करती रहती है, चलती रहती है, और वापस आइसोमरेज एंजाइम के माध्यम से ये काई में टूट जाता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है। इन 10 स्टेप में इसको मत गिनना, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये तो अपन बता रहे हैं कि पहले इसमें टूटता है और इससे क्या बनता है, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, जब ये फास्फो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो होते हैं ना, ये आइसोमरेज एंजाइम के माध्यम से इसका अपचयन होता है और ये काय में बनता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में टूटता है। इसके कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले। ठीक है, तो 6 कार्बन हो गए वापस, तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है। फिर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से जब इसका पूरा अपचयन होता है, तब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के थ्रू ये काय में बदल जाता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में, और इस क्रिया में हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, और उन हाइड्रोजन को जैसे ही कौन देख लेता है, एनएडीपी देख लेता है। तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन दोनों एनएडीपी पकड़ के 2 NADPH2 बना देंगे। तो अब तक तो 2 ATP खर्च हुए थे, पहली बार कोई चीज बनी है NADPH2, कहां पर आके, यहां पर आके। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बदल चुका था 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, जो कि 3 कार्बन वाला है। अब ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो था, ये वापस डाई फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम के माध्यम से 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाएगा। 1,3 था, अब 3 फास्फोग्लिसरिक बना। ठीक है, इस पूरी क्रिया में देखो 1,3 2 फास्फेट बन गए, डाई फास्फो, तो एक फास्फो यहां से खत्म हुआ, मतलब वो फास्फो किसके पास चला गया, एडीपी के पास। और 2-2 मॉलिक्यूल, देखो यहां से मैंने यहां तक लिख रखा है, सारे 2 मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 3-3 कार्बन वाले हैं ना सारे, तो 3-3 कार्बन वाले 2-2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, तब जाके तो 6 कार्बन की प्रोसेस पूरी होगी ना। तो यहां पर क्या होगा कि जब 1,3 था, यहां पे भी 1,3 डाईफास्फो था, ये 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड आगे चल के 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। तो 3 फास्फोग्लिसरिक मतलब एक फास्फो निकल गया, तो एक फास्फेट निकला, उसको एडीपी ने ग्रहण करा और करके क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल थे, तो सीधी सी बात है 2 एडीपी लगेंगे, और 2 एडीपी से कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। तो यहां आकर 2 एटीपी का लाभ हुआ है। अब क्या होगा, 3 देखो वापस क्या बना, सेम है, कुछ भी नहीं बदला है, ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये भी फास्फोग्लिसरिक अम्ल ही रहा। ठीक है, अब ये 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल आगे चल के 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाया।
तो 2 फास्फोग्लिसरिक हम आगे देखो 3 था, अब 2 रह गया, मतलब एक फिर गया कहीं ना कहीं। तो जब ये वापस 3 से 2 बना फास्फोग्लिसरिक एसिड, तब जब ये बना तब इस क्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन मतलब जल जो होगा, जल के कुछ अणु रिलीज होंगे, और यहां से इस पूरी प्रोसेस में जब जैसे हम आगे और जाएंगे फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा। जब जल के अणु इससे निकल जाएंगे तो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा, और ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है इस क्रिया के अंदर जो एटीपी होंगे वापस 2 मॉलिक्यूल, वो वापस एडीपी ग्रहण कर लेगा फास्फेट को और क्या बना देगा, एटीपी, और अंत में वापस पायरुविक काइनेज एंजाइम के माध्यम से क्या बन जाएंगे, पायरुविक अम्ल, क्योंकि यहां से यहां तक 2 अणु है तो पायरुविक अम्ल के भी कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। बेसिकली स्टेप थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन याद रखने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले क्या, आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ये वाली बात तो सीधी सीधी चल रही है। ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदला तो 6 क्या था, एटीपी ने पी दे दिया तो छठे नंबर पे जाके जुड़ गया, इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट आ गया। फिर ग्लूकोज काय में बदला, फ्रक्टोज में बदला, फ्रक्टोज में 6 फास्फेट तो साथ में था ही सही, फिर एटीपी एक पी दे दिया तो 1,6 डाइफास्फेट बन गया, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट हो गया। यहां तक की प्रोसेस सीधी है, ठीक है। फिर आप नीचे आए तो ये 2 पागल ढब बनाया, पागल मतलब, पागल जनरली याद रखने के लिए, पागल मतलब फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, जो कि 3 है, 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और एक और कौन आएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला है। ये वापस आइसोमरेज एंजाइम से काय में बदल चुका है, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। फिर इसमें अब चयन हुआ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, एक हाइड्रोजन जैसे ही निकला तो दो मॉलिक्यूल है, यहां से सारे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये सब 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन वाले हैं सारे, तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल बने। तो इसके 2 मॉलिक्यूल जब बने तो 2 NADP उन हाइड्रोजनों को ग्रहण करके 2 NADPH2 बना देंगे। इसी प्रकार आगे हम गए तो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड वापस से एक फास्फेट फिर निकला, फिर एडीपी ने ग्रहण किया और फिर वापस 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया। अब ये 3 से क्या रह गया, 2 रह गया, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड रह गया। फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड डायरेक्टली बदल गया किसमें, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, क्योंकि इससे एक जल का अणु क्या निकल गया, बाहर निकल गया। फिर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड क्या बना देगा, पायरुविक अम्ल बना देगा। इस क्रिया में भी जो फास्फेट निकलेगा वो एडीपी ग्रहण करके क्या बना देगा, एटीपी। तो देखो 2 एटीपी का लाभ यहां हुआ, 2 एटीपी का लाभ यहां हुआ, कुल मिला के कितने एटीपी का लाभ हो गया, 4 एटीपी का हम लोगों को क्या मिल गया लाभ, और एक क्या बना, हमने को 2 क्या मिले, NADPH2 मिले, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या हुआ, पूर्ण। अब ये जो पायरुविक एसिड था ना, इस पायरुविक एसिड के 2 अणु बने थे यहाँ पे, इन 2 अणुओं को हम लोग कहां भेज देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित कर देंगे। अब इसके आगे की जो पूरी प्रोसेस होगी इस पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या होगा, संपन्न होगा। अब देखो बात ये है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखने में तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, याद करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस पूरे ग्लाइकोलिसिस को याद रखने के लिए कहां पर किस तरीके से, मतलब जनरली आपको हर एक पॉइंट को आप बिना कुछ देखे डायरेक्टली कैसे बनाओगे, तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स भी होती है, जिन ट्रिक्स के थ्रू हम लोग इस पूरे ग्लाइकोलिसिस साइकिल को याद कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल को याद करने की पूरी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बताएंगे अलग अलग टाइप से, कि आप जिस तरीके से आप इसे याद रखना चाहो उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। देखने में काफी बड़ा दिख रहा है पर आके ऐसा कुछ है नहीं, जनरली आप याद रख सकते हो। बस आपको क्या करना है, वैसे देखा जाए तो 10 स्टेप है, बस उन 10 स्टेप से याद रखना है किस स्टेप में क्या होता है, एंजाइम्स को याद कैसे रखना है, कौन कौन से पार्ट बन रहे हैं ग्लूकोज के बाद, और कहां पर एटीपी बन रहा है, कहां पर एटीपी खर्च हो रहा है, वो सारी डिटेल्स पे आप जनरली ट्रिक्स के थ्रू आप याद रख सकते हो। तो मेन बात इसके आपको याद रखनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले इसकी पूरी रिसर्च जो है कि खोज किसने की थी, किसने इसको बारे में बताया था पूरे साइकिल को, तो ईएमपी के बारे में आपको याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल को और किस नाम से जानते हैं, तो ईएमपी पथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईएमपी मतलब एम्बर्डन, मेयरहोफ और पर्नस ने। अब उसके बाद में ग्लाइकोलिसिस चक्र के माध्यम से अंत में क्या बनेगा, तो पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल या फिर ग्लूकोज के पूर्ण विघटन से, ठीक है, क्या बनेगा, तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, अवायवी और वायवी दोनों में, क्योंकि दोनों में पहला चरण क्या होता है,
पूर्ण होता है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। शुद्ध लाभ कितना हो रहा है? तो शुद्ध लाभ हमें कितना होता है? 2 तो एटीपी का होता है और 2 NADH2 का होता है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, एक NADPH2 में 3 ATP बनती है। मतलब एक NADPH2 अगर उसको तोड़े तो उससे कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। तो सीधी सी बात है, 2 NADPH2 हो गए तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो गए? 6 ATP। कितने एटीपी हो गए? 6 एटीपी, और 2 एटीपी पहले बने, इसलिए कुल ऊर्जा का लाभ अगर एटीपी में पूछे तो कितने एटीपी हो गए? 8 एटीपी का हमें लाभ होता है। और जनरली एटीपी और, ठीक है ना? तो इस प्रकार अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी और NADPH2 में कितना लाभ होता है, तो आप बता सकते हो कि 2 एटीपी और 2 NADPH2 का लाभ होता है। अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कुल ऊर्जा कितनी बनती है, तो आप 8 एटीपी बता सकते हो अगर जनरली एटीपी में आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस साइकिल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बल्कि हम लोग इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल को लेकर और अच्छे से याद रखने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग वापस मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं ग्लाइकोलिसिस साइकिल से रिलेटेड। वो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर कुल एटीपी खर्च कितना है? ठीक है, तो आप मुझे सब कमेंट कीजिएगा कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कुल कितने एटीपी क्या होते हैं? खर्च होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।